जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र वंदना यूट्यूब चैनल पर युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 13वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली में फेंके गए पर्चे के क्रांतिकारी संदेश को सुना। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आज बात करेंगे उसके आगे की। दोस्तों, पर्चे फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया था। भगत सिंह के पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी और जब तक ये उनके हाथ में थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके नजदीक आने की। आखिर उन्होंने खुद ही पिस्तौल बगल में नीचे सीट पर रख दी। तब धीरे धीरे सार्जेंट टेरी आगे बढ़ा। उसने सीट से पिस्तौल उठाई और इन दोनों नरसिंहों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहां सोचने वाली बात यह है कि भगत सिंह ने पिस्तौल नीचे क्यों रखी। दोस्तों, यह उनकी मेटिकुलस प्लानिंग और वेल थॉट स्ट्रेटेजी थी। सोचिए, क्या भगत सिंह वहां केवल बम फेंकने गए थे? जी नहीं, बम फेंककर तो दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। वास्तविक उद्देश्य तो आत्मसमर्पण के बाद चलने वाले मुकदमे के दौरान अदालत के मंच को क्रांति के प्रचार का माध्यम बनाकर इस सोए हुए राष्ट्र को जगाना था। वे जानते थे कि बम फेंकने से मिली प्रसिद्धि के बाद सारे देश की निगाहें इनके मुकदमे पर होंगी और तब जनता अदालत में इनके द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान से सुनेगी। अगर भगत सिंह पिस्तौल नीचे नहीं रखते तो हो सकता था पुलिस गोलियां चलाती और बहादुरी से लड़ते लड़ते ये दोनों वीर वहीं शहीद हो जाते। यदि ऐसा होता तो बम फेंकने का असली उद्देश्य ही खत्म हो जाता। खैर, इनके द्वारा टेरी के हाथों आत्मसमर्पण के बाद लेडीज गैलरी से निकलकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर जॉनसन भी वहां पहुंच जाता है और इतनी देर में कुछ और पुलिसकर्मी भी आ जाते हैं, जिनमें कुछ भारतीय भी थे। दोनों क्रांतिकारी एकदम प्रसन्नचित्त और तनाव मुक्त थे। दोनों की तलाशी ली गई। भगत सिंह के पास एक भरी हुई मैगजीन मिली जिसमें 7 गोलियां थी। बटुकेश्वर दत्त के पास कोई हथियार नहीं था। उनके पास केवल 2 पर्चे और कुछ अखबार थे। दोस्तों, ये तथ्य हम अदालत में चश्मदीद गवाहों के दिए बयानों के आधार पर दे रहे हैं। संभव है कि उनके बयानों में कुछ त्रुटि भी रही होगी। आने वाले वीडियोस में हम उस मुकदमे का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। हिरासत में लेने के बाद पुलिस इन दोनों को वहीं असेंबली में मिस्टर कॉलिंस के कमरे में ले जाती है। कॉलिंस असेंबली की जनरल ब्रांच के सुपरिंटेंडेंट थे। वहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के पास से बरामद हुए सामान की लिस्ट बनाई गई। उसके बाद पुलिस दोनों को विधानसभा परिसर से पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बाहर निकलती है। बाहर बड़ी संख्या में पत्रकार खड़े थे जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की एक झलक पाने को बेताब थे। चंद्रपाल सिंह अपनी किताब भगत सिंह रिविजिटेड में अखबार स्टेट्समैन के हवाले से लिखते हैं कि एक पत्रकार के पूछने पर हंसते हुए इनमें से एक ने, शायद भगत सिंह ने, मुस्कुराते हुए कहा, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन मत कीजिए, आप हमारी सेना के बारे में अदालत में बहुत कुछ सुनेंगे। आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के इरादे से चोट पहुंचाना और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत नई दिल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस पूछताछ के लिए दोनों को अलग अलग थानों में ले जाती है। भगत सिंह को कोतवाली ले जाया जाता है और बटुकेश्वर दत्त को नई दिल्ली पुलिस स्टेशन। दोस्तों, जिस समय असेंबली में धमाके हो रहे थे उस समय साथी क्रांतिकारी जयदेव कपूर, जो इन दोनों को असेंबली में लेकर आए थे, वो असेंबली के बाहर वहीं सड़क किनारे खड़े थे। मलविंदर जीत सिंह वड़ैच को वर्ष 1969 में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं वहीं निकट सड़क किनारे की एक दुकान के सामने खड़ा था। धमाकों की आवाज सुनते ही मैंने वो एंट्री पास
जो इनसे मैं वापस लेकर आया था वो जला दिए। थोड़ी देर बाद पुलिस के पहरे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बाहर लाया गया। उन्होंने मुझे देखा और वहां से खिसक जाने का इशारा किया, तब मैं चला गया। जयदेव कपूर आगे लिखते हैं कि उस रात में निराशा में डूबा बिस्तर पर पड़ा था। मकान मालकिन आई और पूछा, तुम्हारा भाई कहां है? मैंने कहा, वो भाभी को लेने गया है। अगले दिन हमने वो घर छोड़ दिया। उस रात के हालात को क्रांतिकारी शिव वर्मा ने भी अपनी पुस्तक संस्मृतियां में बहुत ही भावुक ढंग से दर्ज किया है। वो लिखते हैं, मैं और जयदेव ही रह गए थे। दिन भर के काम के बाद काफी रात गए जब हम सोए, हम दोनों के दिल भारी थे। ऐसा लग रहा था मानो हम अभी अपने दो संबंधियों की बलि चढ़ाकर लौटे हों। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन बाद शिव वर्मा दिल्ली में खिंचवाए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो लेकर झांसी पहुंचे। उस दिन का विवरण भी उन्होंने अपनी पुस्तक संस्मृतियां में बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। वो लिखते हैं, झांसी केंद्र पर उस दिन काफी भीड़ थी। मेरे पहुंचने पर सभी साथियों ने घेर लिया। सभी लोग भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। हम लोग आजाद को घेर कर बैठ गए। मैं अपने साथ बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के चित्र ले गया था। उन्हें देखकर सभी साथियों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आजाद अपने ऊपर काबू लिए बैठे रहे। वे जानते थे कि उनका बांध टूटते देखकर हम अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे। इसी बीच एक साथी किसी काम से उठकर बाहर जाने लगा तो उसका पैर सामने पड़े अखबार पर पड़ गया, जिसे मैं अपने साथ ले गया था। इस अखबार में भी हमारे दोनों साथियों के चित्र छपे थे। आजाद ने चित्रों पर पैर पड़ते देख लिया। वे गरज उठे। फिर शीघ्र ही अपने ऊपर काबू पाकर उन्होंने उस साथी का हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। आजाद की आंखों में आंसू छलछला आए थे। वे बोले, ये लोग अब देश की संपत्ति हैं, शहीद हैं, देश इनको पूजेगा। अब इनका दर्जा हम लोगों से बहुत ऊंचा है। इनके चित्रों पर पैर रखना देश की आत्मा रौंदने के बराबर है। कहते कहते उनका गला भराया। दोस्तों, यदि चंद्रशेखर आजाद की आंखों से सावन बरस रहा था तो उन दिनों सुखदेव की क्या हालत थी। वे तो भगत सिंह के सबसे गहरे मित्र थे और उन्होंने ही तो सबकी मर्जी के विरुद्ध भगत सिंह को वहां भेजा था। उन पर क्या बीत रही थी, इसका अंदाजा उनके उस लेख से मिलता है जो उनकी फांसी के बाद 10 अप्रैल 1931 को लाहौर से प्रकाशित वंदे मातरम में छपा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण किया 8 अप्रैल 1929 को और उसके ठीक 7 दिन बाद लाहौर में सुखदेव गिरफ्तार कर लिए गए। ये लेख उन्होंने भगत सिंह की गिरफ्तारी के काफी समय बाद जेल के दिनों में लिखा था। सुखदेव भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद के दिनों में अपने दिल की कैफियत को याद करते हुए लिखते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसकी याद और उसका ही ध्यान रहने लगा। हर चीज में, हर इंसान में, हर जगह आंखों के सामने वो नजर आने लगा। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे बुला रहा है और मैं चौंक उठता, लेकिन उसकी शक्ल नजर नहीं आती। जिधर निगाह उठती उधर उसका खूबसूरत चेहरा, मस्त आंखें रोशन ख्याल की तरह घूमती दिखाई देती। मेरी गिरफ्तारी के कुछ रोज बाद एक डीएसपी मेरे पास पहुंचा। उसने बताया कि वो दिल्ली से आया है। दिल्ली से? ये अल्फाज सुनते ही मेरे दिल के तार बजने लगे। दिल्ली से? उसके पास से? मैंने पूछा, कब आए? उससे मिले थे? उसके क्या हाल हैं? खुश है? स्वस्थ है? इतना कहते कहते मेरा दिल भर आया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो खुश है, बहुत अच्छा है, इन्हीं अल्फाज की रट में दिल में लगाने लगा। अपनी हालत का ख्याल छोड़ लोहे के दरवाजे पर सिर रखकर हिचकियां लेकर रोने लगा। उसकी मस्त आंखें मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से ताकने लगी और मेरा रोना बंद हो गया। दोस्तों, कैसे मतवाले थे वे लोग जो खुशी खुशी देश के लिए मर मिटने को तैयार थे।
उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। दिल्ली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से पुलिस द्वारा पूछताछ शुरू हो चुकी थी। इसके बाद आगे क्या हुआ, मुकदमा कैसे चला, उसके बारे में बात करेंगे अगली बार। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार, अपने सुझाव हम तक जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।